नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सके। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है आधुनिक तरीके से मछली पालन, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सोमनाथ पटियाल जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट सोलन में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज हम बात करने वाले हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में। तो ये जो सर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, ये क्या है? सबसे पहले तो कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बायोफ्लॉक मत्स्य पालन पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा जो हमारी ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग हिमाचल प्रदेश में अब तक हो रही है उसके बारे में। जनरली क्या है कि दो तरह का मत्स्य पालन जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जिसमें कि जो हमारे गर्म इलाके हैं, जिसमें कि ज़िला सोलन का नालागढ़ क्षेत्र आता है, ऊना आता है, हमारा ज़िला हमीरपुर आता है और बिलासपुर आता है, कुछ हिस्सा मंडी डिस्ट्रिक्ट का आता है जी। तो उनमें क्या है, हम कार्प प्रजाति की मछलियों का पालन करते हैं और मछलियों का पालन किया जा रहा है तालाब बनाकर। ये पॉन्ड फिश फार्मिंग जो है एक ट्रेडिशनल हमारा बड़ा पुराना जो है मत्स्य पालन का जरिया है इन एरियाज़ में। दूसरा है हमारा ठंडे क्षेत्र, जैसे हमारा शिमला है, किन्नौर है, सांगला, हाँ सांगला वैली है, या फिर चंबा का भरमौर एरिया है। तो इनमें क्या है कि ठंडे पानी रहते हैं, जिनमें के पानी का तापमान वर्ष भर जो है 18 डिग्री सेल्सियस या इससे कम भी रहता है। तो उसमें क्या है कि हम ट्राउट मछली, मुख्यतः रेनबो ट्राउट मछली का पालन जो है वो हम कर रहे हैं रेस वेज बनाकर। लेकिन ये जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल मेथड हैं एक्वाकल्चर के, मछली पालन के, इसमें क्या है कि जैसे हम एक तालाब बनाना चाहते हैं, तो अगर कोई कमर्शियल लेवल पे अच्छा काम करना चाह रहा है, एक अच्छी मार्केट आउटपुट चाहता है, तो कम से कम उसको 1 हेक्टेयर भूमि में अपना तालाब बनाना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर का मतलब है कि 10,000 वर्ग मीटर का एरिया उसको चाहिए जी। अब जिसके पास अच्छी लैंड होल्डिंग है वो आदमी ये काम आसानी से कर सकता है और अच्छा मुनाफा जो है वो इसमें कमा रहा है। क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो मछली पालन में अन्य व्यवसायों की अपेक्षा जो है वो मुनाफा जो है वो अधिक रहता है जी। तो लेकिन जिसके पास ज़मीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में है और पानी जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अगर आपने 1 हेक्टेयर एरिया में पॉन्ड बनाना है तो आपके पास पानी की मात्रा भी है जो है वो पर्याप्त चाहिए जी। बिल्कुल। लेकिन हर आदमी के पास ये उपलब्धता नहीं है। अब सरकार का क्या विज़न है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं वो हर एक आखिरी आदमी तक पहुँचे, कि जो लोग हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग बड़ी कम है या कई लैंडलेस भी हैं, उनके लिए क्या मत्स्य पालन विभाग जो है कर सकता है। तो उसके लिए विभाग जो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की एक नई टेक्निक, इनोवेटिव टेक्निक जो है वो लेके आया है। और इसमें क्या है कि हम छोटे टैंक बनाकर, और वो टारपुलिन के टैंक होते हैं, मैं सेटअप में आपसे डिस्कस करूंगा इस चीज़ को। तो उसमें क्या है 15,000 लीटर पानी का एक टैंक होता है और आप 6-7 टैंक्स का एक सेटअप बना के उस स्तर का मत्स्य पालन जो है वो कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज उन कम लैंड होल्डिंग वाले लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम 2 चीज़ों को यहाँ कवर कर रहे हैं कि ज़मीन बहुत कम लगी, जो स्ट्रक्चर हमारा 5,000 वर्ग मीटर में बनना था उतना ही हमने लगभग 300 वर्ग मीटर में तैयार करके, और दूसरा पानी की मात्रा, क्योंकि पानी भी एक आज देखें तो वैश्विक स्तर पर इसकी कमी हो रही है। तो पानी जो है इसमें हमें बड़ा कम चाहिए कि 15,000 लीटर का एक अगर हमारा टैंक है तो 6-7 टैंक का हम सेटअप बनाते हैं, तो एक बड़ा रीजनेबल सेटअप में जैसे 1,05,000 लीटर पानी लगेगा और उसमें हम एक कमर्शियली वाइबल यूनिट जो है अपना फिश फार्मिंग का लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है, अभी मैं सिर्फ सेटअप की बात की। सर, अभी आपने जिक्र किया कि जिनके पास लैंड होल्डिंग्स नहीं भी होती है वो भी बायोफ्लॉक जो है वो फिश फार्मिंग कर सकते हैं जी। तो सर वो किस तरह से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करेंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है? जिनके अपनी ज़मीन नहीं है वो बहुत कम ज़मीन जो है वो लीज पे ले सकते हैं किसी दूसरे से, क्योंकि इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया एक छोटा सा सेटअप लगेगा। क्या सर इसमें ऐसा प्रावधान है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको इसमें पूरा प्रावधान है। गवर्नमेंट जो है लीज लैंड पे भी सब्सिडी का प्रावधान जो है वो फार्मर्स के लिए किया हुआ है। तो उसमें 10 या 12 साल की लीज पे, क्योंकि बहुत कम लैंड होल्डिंग आपकी लगेगी, बहुत ज़्यादा लीज मनी आपको नहीं देना पड़ेगा, और एक बहुत ही वाइबल टेक्निक जो है वो हम दे रहे हैं एक्वाकल्चर की उसी छोटे से ज़मीन के क्षेत्र में, और उस बड़ा कम पानी लगेगा।
जी सर, अगर कोई मतलब हमारे जो किसान भाई बहन अगर उसको इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को लगाना चाहता है तो किस तरह का सर इसमें सेटअप लगाया जाता जी है देखिए और इसमें कौन कौन से इसमें टेक्निक्स रहते हैं सर? हाँ, बेसिकली बायोफ्लॉक है क्या, अगर मैं बायोलॉजी पे बाद में जाऊंगा थोड़ा सा, कि हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि जो कम ज़मीन पे और कम पानी में मछली पालन जो है जिसमें जो है तैयार किया जा सके। तो इसका जो सेटअप है दो तरह का रहता है। एक हमारा जैसे स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए, तो उसमें क्या है, टारपुलिन के राउंडेड टैंक्स होते हैं और जनरली ये 7 टैंक का एक सेटअप जो है वो हमारा रहता है। और उसमें एक टैंक की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है लगभग 15,000 लीटर। ओके। उसमें भी हम पानी का जो वॉल्यूम रखते हैं वो 12 से 13,000 लीटर रखते हैं। शेष स्पेस जो है वो हम खाली छोड़ते हैं इमरजेंसी के लिए, Okay. ताकि अगर उसमें डीओ की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें फ्रेश वाटर डालना पड़े या कुछ करना पड़े तो वो उसके लिए स्पेस उसमें अवेलेबल हो। उसके पश्चात क्या है इसमें सेटअप में, एक तो इसमें एरिएशन का बड़ा महत्व है क्योंकि हम पानी का वॉल्यूम जो है बड़ा कम है और उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी उसमें। और हम इंटेंसिव सीड स्टॉकिंग जो है उसमें करेंगे कि मछली का बच्चा नॉर्मली क्या है, जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग है तो उसमें 3 से 5 फिंगरलिंग पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम डालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लगभग आप ये मान के चलिए कि छोटा सा सेटअप जो कि आपका लगभग 300 वर्ग मीटर में ही कंप्लीट हो जाएगा, उससे कम में भी कंप्लीट हो सकता है। उसमें हमने 6 से 7 हज़ार फिंगरलिंग्स की जो है वो स्टॉकिंग करनी है। अदरवाइज उसके लिए हमें कितना एरिया चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी जो है आपके सिस्टम में हो सकती है। तो उसके लिए एक तो हमारी एरिएशन, अब एरिएशन क्योंकि चाहिए तो हमारी, क्योंकि एरिएशन पंप्स हैं वो एनर्जी से चलेंगे। तो एक हमारे फार्मर्स के मन में ये बड़ी चिंता रहती है कि भी एरिएशन का तो बिजली का खर्चा उनका इस सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन इसके लिए भी विभाग ने कंसल्टेंसी ली है और बड़े लो एनर्जी कंजम्पशन वाले एरिएशन पंप जो है तैयार किए हैं, जो लगभग एक 90 वाट का बल्ब हमारी जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 24 घंटे में, उतनी ही एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो एक हमने टेक्निकल इनोवेशन इसमें भी ऐड किया है कि हमारा जो कल्चर हो वो सिर्फ देखने में अच्छा ना लगे, वो इकोनॉमिकली वाइबल हो हमारे फार्मर्स के लिए। तो उसमें एरिएशन जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चलती रहती है। और लगभग हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें जीरो और नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, ये कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा फिजिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली हमें क्या है कि कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा पानी जो है उसमें चेंज करना ही पड़ता है। सर कितने दिनों के बाद वो पानी चेंज करना पड़ता है? हाँ, ये डिपेंड करता है, हो सकता है आपको महीने में भी ना करना पड़े, हो सकता है आपको प्रतिदिन भी करना पड़े। ये डिपेंड करेगा हमारी जो वाटर पैरामीटर्स जो हैं उसको हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। देखिए अगर मैं बायोफ्लॉक की बायोलॉजी पे हूँ, बायोफ्लॉक है क्या, देखिए अगर आप शब्द को कंसंट्रेट करें कि बायोफ्लॉक एक जलीय जीवों का झुंड है, ठीक है। हमने करना क्या है कि बायोफ्लॉक वास्तव में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं और वो प्रोबायोटिक क्या है हम बाहर से ऐड कर रहे हैं उस सिस्टम में जिसमें हमने वो मछली पालन करना है। क्योंकि मछली का जो एक्सक्रीटा होता है, जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो अमोनोटेलिक होता है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और अमोनिया क्या है, एक टॉक्सिक गैस है, हमें पता है। तो जैसे फिश है एक टैंक में है, वो अपना फीकल मैटर जैसे ही उसमें रिलीज करेगी तो क्या है, अमोनिया की टॉक्सिसिटी जो पानी जो है वो टॉक्सिक हो जाएगा। अब उस अमोनिया को हमने, उस टॉक्सिसिटी को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ प्रोबायोटिक्स डालते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है, लाइव इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया हैं जिनको जब हम पानी में उसमें डालेंगे और कुछ हम मीडिया डालेंगे तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। वो बैक्टीरिया हैं उसके, अगर मैं आपको तो सर उसका कोई इम्पैक्ट तो हमारे फिशेस पे नहीं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो मैं उस पर आ रहा हूँ। वो है हमारे जैसे बैसिलस सबलिटिस है, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस है और बैसिलस प्यूमिलिस है। ये 3 स्पीशीज जनरली जो है हम इसमें ऐड करते हैं। और जब उसको सूटेबल मीडिया वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इनका ये जो बैक्टीरिया है इनका भोजन है कार्बन और नाइट्रोजन उसमें ऑलरेडी है जो कि अमोनिया है, जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। और कार्बन हमें जो है सोर्स जो है वो बाहर से ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बन हम किस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, जैसे जैगरी है हमारी गुड़ जिसको बोलते हैं, मोलेसिस,
बाहर से हम कार्बन सोर्स ऐड करेंगे, नाइट्रोजन ऑलरेडी उसमें है, हाइड्रोजन ऑलरेडी उसमें है, ऑक्सीजन ऑलरेडी उसमें है, कंटिन्यूस उसमें एरिएशन चली हुई है। ओके। तो उससे क्या हो रहा है, एक मीडिया तैयार हो रहा है और उस मीडिया के ऊपर ग्रो कर रहा है हमारा जो प्रोबायोटिक्स है। अब वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है बैक्टीरिया की होनी शुरू हो जाएगी इसमें। वो बैक्टीरिया वास्तव में क्या है, ये बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटीन्स हैं लाइव, कि इनकी जो बॉडी है 50 to 60% प्रोटीन है। प्रोटीन मछली को हम जो फीड देते हैं उसमें 35 से 40 तक प्रोटीन प्रोटीन्स रहता है। रहते हैं। उससे ज़्यादा डाइट वाली प्रोटीन जो है, हाई कंसंट्रेशन वाली प्रोटीन जो है, इनको वो लाइव बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। और हो क्या रहा है, जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं तो वो कॉलोनीज फॉर्म कर रहे हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। अगर इसमें देखें आप तो उसमें एक वर्ड रहता है CFU। CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। तो क्या है, वो छोटी छोटी कॉलोनीज उसमें बना रहे हैं और वो कॉलोनीज आपस में जुड़ जाती हैं म्यूकल फिलामेंट से और एक फ्लॉक बना देती हैं उसमें। ओके। उस फ्लॉक को क्या है, फिश खा रही है। फिश खा रहे हैं। और दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो उसको हाई प्रोटीन वाली डाइट मिल रही है, दूसरा वो टॉक्सिसिटी कम हो रही है। जो नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी कॉज कर रही थी वो अब उसकी फीड में आ गई। जी बिल्कुल। तो मतलब हाई प्रोटीन वैल्यू फीड उसको मिल रही है और दूसरा क्या है, टॉक्सिसिटी जो है वो भी साथ में कम हो रही रिलीज हो रही है। है। तो बायोफ्लॉक से क्या हो रहा है कि एक तो हमारी फीड की कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली कम हो गई और दूसरा टॉक्सिसिटी कम हो गई। तो ये एक बड़ा ही मॉडर्न इनोवेटिव कंसेप्ट है कि जिसका फ़ायदा उठा के जो है फार्मर जो है अपनी इनकम को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं। सर बायोफ्लॉक जो हमारे फिश फार्मिंग है उसके जो वाटर पैरामीटर्स हैं सर वो क्या रहते हैं सर इसमें? हाँ मैम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो है आपने पूछा। देखिए वाटर पैरामीटर्स को, क्योंकि अब जहाँ तक हम इसकी बात कर रहे हैं बोलने में बड़ा आसान लगता है, जी। क्योंकि एक बड़ा ही कंजेस्टेड सिस्टम में ये कल्चर सारा हो रहा है, क्लोज सिस्टम है। तो उसमें वाटर पैरामीटर सबसे पहले के पानी के डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स, DO लेवल्स। और DO लेवल्स अगर आप इसमें जनरली जो है, अगर हम बात करें पेंगेशियस स्पीसीज का कल्चर किया जाता है या कैट फिशेस का किया जाता है, कुछ कार्प्स का भी किया जाता है। तो कार्प्स तो सर्वाइव कर जाती हैं 3 से 4 ppm तक भी, लेकिन जो हमारी कैट फिशेस हैं उनके लिए 6 से 9 के आसपास जो है ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, उसको हम ppm में मेज़र करते हैं, जैसे पार्ट्स पर मिलियन। तो वो हमेशा जो है उसमें पानी में रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अमोनिया, क्योंकि वो फीकल मैटर जो है वो उसमें अमोनिया रिलीज हो रहा है। अब क्या हमारे जो प्रोबायोटिक हम डाल रहे हैं, क्योंकि क्या उतना हमने मीडिया जो हम बना रहे हैं, मैंने आपको बात की कि नाइट्रोजन कितनी रिलीज हो रही है, फार्मर को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए और उसका 10 गुना जो है आपने कार्बन सोर्स डालना है। मतलब फार्मर्स को जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाँ, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और हाईली साइंटिफिक होना पड़ेगा हमारे फार्मर को। उसको जो पानी में अमोनिया है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके लिए हालांकि इजी किट्स अवेलेबल हैं, साइंटिस्ट ने बड़ी अच्छी किट्स बनाई हैं जिससे कि वो इजीली जो है अपना नाइट्रोजन लेवल जो है वो मेज़र कर सकते हैं। उसका 10 गुना जो है वो हमें कार्बन सोर्स डालना पड़ता है, सो दैट जो मीडिया है जिस कंसंट्रेशन में हमें चाहिए वो मिल सके उन बैक्टीरिया को, उनकी ग्रोथ के लिए। तीसरा है इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें पीएच। पानी का जो पीएच है, ठीक है, पीएच वैल्यू जो है वो 6.7 से 7.5 के बीच में रहनी चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम बफर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर पीएच ऊपर जाएगी तो एसिडिक को थोड़ा सा डालेंगे, नीचे आएगी तो बेसिक चीज़ डाल के उसको एक लेवल में मेंटेन करेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा पीएच को। उसके पश्चात है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत क्रूशियल है। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है वो सब जगह नहीं की जा सकती। आप बोलेंगे कि आप एक शिमला में सेटअप लगा दीजिए, मैं नहीं लगा पाऊंगा। मुझे बोलिए कि नालागढ़ में लगा देंगे, मैं लगा सकता हूँ। कारण क्या है, नालागढ़ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मैंने बात की यहाँ बैसिलस स्पीशीज की। क्योंकि 27 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो पानी का रहना चाहिए उन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो कि हमारे फ्लॉक बना रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, जो गर्म पानी की सर जैसे ये जो कोल्ड रीजन्स होते हैं तो सर वहाँ पे क्या ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की जा सकती है? अभी तक नहीं की जा सकती। उसका कारण ये है कि हालांकि पानी का टेम्परेचर मेंटेन करके की जा सकती है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जितना खर्चा हो रहा है
वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। तो अभी मैं वहाँ के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हमारे जितने भी ट्रॉपिकल वाटर्स हैं, गर्म पानी के वाले इलाके हैं, जिसमें हमारा सोलन का नालागढ़ क्षेत्र आता है, जिला ऊना आता है, बिलासपुर आता है, हमीरपुर आता है, मंडी का कुछ हिस्सा आता है, तो इनके लिए सजेस्टिबल है कि वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। ओके जी सर, तो जब हमारे फार्मर्स जो है वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को करते हैं तो उसमें क्या हमें स्पेशल केयर जो है वो फिशेस की करनी होती है? किस तरह की देखभाल हमें करनी पड़ेगी सर? देखिए मैम, इसमें हाँ बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी आपकी तरफ से कि फार्मर कैसे विजुलाइज कर सकता है अपने फिश को कि वेदर इट इज़ इन द हेल्दी स्टेट और नॉट। एक जैसे जनरली हम इसमें जो मछली की प्रजातियां कल्चर करते हैं, जैसे मेनली है पेंगेशियस के साथ, क्योंकि इससे सबसे पहले जो है वो विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट इसका किया। तो पायलट प्रोजेक्ट में हमने हंगेरियन स्ट्रेन ऑफ कॉमन कार्प का किया पहले, उसके बाद पेंगेशियस का किया, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि पेंगेशियस के साथ जो है कल्चर जो है ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल है फार्मर के लिए। तो अब पेंगेशियस मछली किस तरह के नेचर है उसका? ग्रेगेरियस नेचर की मछली है, मतलब झुंडों में रहती है, झुंडों में ही खाती है, लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें मछली का जो एक इसके फिन्स होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, कांटा उसमें रहता है, और वो जब झुंडों में मछली फीड के लिए एग्रीगेट होती है, इकट्ठी होती है, तो क्या है वो एक दूसरे को इंजर्ड कर सकती है। तो थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मछली ये जो पेंगेशियस है जब भी फीड लेगी तो एकदम से फीड पे टूट के पड़ती है। तो अगर आपकी फिश जो है फीड लेती वक्त स्लो हो जाए, स्लगिश मूवमेंट दिखा रही है, तो आपको इमीडिएटली क्या है अमोनिया लेवल पानी की चेक कीजिए, कहीं अमोनिया तो नहीं बढ़ गया है इसका। क्योंकि अमोनिया लेवल जो है आइडियली तो 0 रहना चाहिए, 0 ppm, लेकिन 0 नहीं होता है। हमें पता है कि हम 0 मेंटेन नहीं कर पाते। तो जो बायोलॉजिकल पॉसिबल लेवल है वो है लेस देन 2 ppm, मतलब 2 ppm से कम आपके अमोनिया लेवल जो है वो हमेशा जो है बायोफ्लॉक सिस्टम में रहने चाहिए। इसके पश्चात है पानी का तापमान। अगर आपके पानी का तापमान 25 डिग्री से नीचे आना शुरू हो जाता है तो आपका फ्लॉक जो है बढ़ना कम हो जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो एक्टिवली वो फीड नहीं कर पाएंगे, और जो उनकी धीरे धीरे जो है सारी एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी। सर, तो इसके लिए जो है वो फार्मर्स का अवेयर होना, उनका एजुकेटेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर, आप किस तरह से हमारे फार्मर्स को जो है वो ऐसे एजुकेटेड करते हैं, उनको किस तरह से ऐसी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि ये ऑल दिस जो है वो ये आपके पास बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है वो साइंटिफिक तरीके से की जा रही है, क्योंकि आपको अमोनिया भी उसमें देखना है, आपने उसमें देखना है कि आपका वाटर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है या नहीं है। तो किस तरह से आप जो हमारे फार्मर्स हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? मैम, हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे जितना भी ये हमारी इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जैसे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसके हमने हर जगह अपने सरकारी फार्म्स के ऊपर क्या है जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन यूनिट लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फार्मर्स को करने के लिए बोल रहे हैं, हमने वो पहले खुद सेटअप किया हुआ है, उसका पायलट प्रोजेक्ट लगाया है, उसके पश्चात वो टेक्नोलॉजी जो है वो हम फार्मर्स को दे रहे हैं। तो जैसे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का पायलट यूनिट जो है हमारा नालागढ़ फिश फार्म पे लगा हुआ है। अगर कोई फार्मर हमारा इसमें इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहता है कि बायोफ्लॉक सिस्टम में फिश का कल्चर जो है वो किस तरह से किया जाता है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ फार्म पे। और उसमें हमारे मतलब टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो हैं वो सारी जो है वो ट्रेनिंग शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, और किस तरह से उसमें मछली का प्रॉपर जो है फ्लॉक किस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से हमारी फ़िश को फीडिंग करवानी है, और क्या फ़िश की एक्टिविटी रहनी चाहिए, तो कैसे उसको हमें पता लगाना है कि फ़िश हेल्दी है या नहीं है। अगर फ़िश डिजीज्ड है तो उसका फिर हमने ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना है, वो सारा जो है फार्मर्स को उसमें जो है हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। ओके सर, ये जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है इससे हमारे फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं या होने वाला है सर आने वाले टाइम में? देखिए, अभी तो ये हमारा मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जो है वो प्रोजेक्ट है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके पश्चात इसके डेमोस्ट्रेशन यूनिट जो है वो हमने नालागढ़ फार्म पे लगाया,
और इसके एक नहीं बल्कि हमें 2 पायलट प्रोजेक्ट लगाने पड़े, क्योंकि पहला जो लगाया था वो हमने हंगेरियन स्ट्रेन ऑफ कॉमन कार्प के साथ लगाया था। तो क्योंकि उसका सीड जो है वो अवेलेबल हो जाता है विद इन हिमाचल प्रदेश इटसेल्फ। तो हमने सबसे पहले कोशिश की क्या हिमाचल में पाई जाने वाली मछली की प्रजातियाँ जो कि यहीं पे ब्रीड कर सकती हैं, क्या उनका हम बायोफ्लॉक में कल्चर कर सकते हैं, उसका हमने किया सक्सेसफुली। उसमें इकोनॉमिक वाइबिलिटी लेकिन उतनी अच्छी नहीं आई। हालांकि वो पॉजिटिव रिजल्ट उसमें रहा, ग्रोथ की, फिश ने अच्छी की, और उसका एक टैंक में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का ही मुनाफा रहा। अगर कोई तो 7 टैंक का यूनिट लगाता है तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया वो आदमी जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, सारे खर्चे निकाल के। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट हमने पेंगेशियस के साथ किया तो हमारा जो इसमें प्रॉफिट आया वो कंपैरेटिवली इससे 3 गुना ज़्यादा था। तो एक अगर 7 टैंक का यूनिट जो है वो हम पेंगेशियस के साथ कल्चर करेंगे और 7 टैंक का ही यूनिट हम हंगेरियन स्ट्रेन ऑफ कॉमन कार्प के साथ करेंगे, तो दोनों में जब कंपैरिजन देखा गया तो जो पेंगेशियस स्पीसीज का कल्चर था दैट वाज मोर इकोनॉमिकली वाइबल देन द हंगेरियन स्ट्रेन ऑफ कॉमन कार्प हिमाचल प्रदेश की कंडीशन में, जो पायलट प्रोजेक्ट हमने नालागढ़ में किया था। तो उसमें हमने फिर सजेस्ट ये किया कि इसमें पेंगेशियस का ही कल्चर किया जाए। पर उसमें भी थोड़ा सा ये हुआ था कि लास्ट ईयर जो हमें पेंगेशियस का जब हमने किया तो वहाँ पे जो सीड मिला तो हमें लेट स्टेज में मिला। तो इस साल हमने वही पायलट प्रोजेक्ट जो है अर्ली स्टेज से स्टार्ट किया है कि हमने अप्रैल में ही उसमें सीड स्टॉक कर दिया है, क्योंकि पेंगेशियस जो मछली है वो कोल्ड कंडीशंस को सरवाइव नहीं करती है। तो ये अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड तक इसका कल्चर रहेगा। मतलब अप्रैल में हम उस कल्चर में सीड डालेंगे और अक्टूबर में हम उसको हार्वेस्ट करके सेल आउट कर देंगे। तो इसके एग्जैक्ट रिजल्ट्स जो हैं वो इस साल आने हैं, लेकिन फिर भी इस पेंगेशियस के साथ जो है इसका कल्चर जो है वो इकोनॉमिकली वाइबल है। जी सर, जो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है तो उसमें हमारे जो फार्मर्स हैं या जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें हम किस तरह के जो स्पीशीज़ जो है वो रख सकते हैं? ये मैंने आपसे बात की कि देखिए, अगर वो फार्मर की स्थिति इकोनॉमिक ऐसी नहीं है तो हंगेरियन स्ट्रेन ऑफ कॉमन कार्प से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसका सीड जो है हमारे फ़िश फार्म नालागढ़ पे भी अवेलेबल है, फ़िश फार्म घाघस पे भी अवेलेबल है। उसके पश्चात है पेंगेशियस। पेंगेशियस स्पीसीज़ का, क्योंकि इसकी ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मछली नहीं है, यहाँ की कंडीशंस में ये ब्रीड नहीं करती है, तो इसका सीड जो है हमें छत्तीसगढ़ या फिर कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से मंगवाना पड़ता है। लेकिन इसमें विभाग जो है वो अपने फार्मर्स की हेल्प करता है, क्योंकि विभाग जैसे अपने विभाग ने भी अपने कुछ केजेस लगाए हुए हैं रिजर्वायर में, तो उनके लिए जब हम सीड लेके आते हैं तो हम उसी गाड़ी में, व्हीकल में फार्मर्स का सीड भी ले आते हैं, सो दैट उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पड़े, कि उसी कॉस्ट पे सिर्फ उनको फिश के फिंगरलिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल से जो सीड आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे फार्मर्स को उसी के साथ जो है वो पहुंच जाता है। तो सर उसमें आप जो फार्मर्स होते हैं उनको आपके साथ टाई अप करना पड़ता है? हाँ, फार्मर्स जो हैं वो विभाग के साथ इसमें टाई अप कर सकते हैं कि जैसे विभाग का सीड आएगा तो साथ में हमारे फार्मर्स का सीड भी आ जाता है और वो उसका कल्चर कर सकते हैं। हमारे कुछ एडवांस फार्मर हैं जिला सिरमौर में जिन्होंने पावदा, वियतनाम कोई, इसका कल्चर भी जो है वो हमारे बायोफ्लॉक सिस्टम में किया है और बड़ी अच्छी तरह से जो है वो किया है। सर, ये जो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है, इसके सेटअप को तैयार करने के लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड जो है वो हमारे फार्मर्स को दी जाती है? बिल्कुल। ताकि उनका जो है वो थोड़ा सा, मतलब एक वो होता है ना सर कि हमारे फार्मर्स का एक एक्सपेक्टेशंस लेवल फिर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर गवर्नमेंट भी उसमें सहायता करे। बिल्कुल। ये जो जितनी भी इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, चाहे हमारी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है या फिर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, सब में क्या है, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है मिलकर 90-10 की रेशो में जो है वो अनुदान जो है अपने फार्मर्स को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे 7 टैंक का मैंने आपको स्मॉल बायोफ्लॉक यूनिट बताया, तो इसकी यूनिट कॉस्ट है 7.5 लाख रुपये, इसका टोटल खर्चा आता है। तो इसमें क्या है 4.5 लाख रुपया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन किसी भी कैटेगरी की हों, उसको अनुदान के रूप में, यानी कि 60% ऑफ द यूनिट कॉस्ट जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और जनरल कास्ट के लिए 40% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, यानी कि 7.5 लाख जिसकी यूनिट कॉस्ट है उसका 3 लाख रुपया जो है वो सरकार जो है अनुदान के रूप में अपने फार्मर्स को दे रही है। अब बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग का एक दूसरा रूप भी है। एक तो मैंने ये बता दिया आपको कि आप 7 टैंक का सेटअप बना के जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा रूप है बायोफ्लॉक पॉन्ड।
कि हम अपना पॉन्ड है और इसमें 1000 स्क्वायर मीटर का हम पॉन्ड बनाते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी और ज़्यादा है जी सर। और इसमें लॉसेस कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर जो छोटा सेटअप है 7 टैंक का, उसमें हम मेंटेन ना कर पाएँ तो लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे वाटर पैरामीटर। लेकिन एक ओपन पॉन्ड में भी हम ये कर सकते हैं, फ्लॉक बनाने की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं और उसमें जो है लॉसेस जो है हमारे कम रहते हैं। डॉक्टर सोमनाथ पटियाल, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि बायोफ्लॉक, सबसे पहले तो ये है सर कि ये नई टेक्निक है और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली कि ये टेक्निक है क्या और किस तरह से हमें जो है वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करनी चाहिए। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।